आज शिलाजी के घर का माहौल कुछ अलग सा था। घर को किसी भी हालत में आज खाली करना ही था। नए मकान मालिक के सामान से लदा हुआ ट्रक किसी भी समय बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचने ही वाला था। घर का ज़्यादातर सामान तो बेचा जा चुका था। बस कुछ ऐसा सामान बाकी रह गया था जो शिलाजी के दिल को बहुत प्रिय था और वो उन्हें किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहती थी। घर से उस सामान को निकाल कर बेटे कमल की गाड़ी में रखना था और कमल का ड्राइवर यह काम बड़ी ही तेज़ी से कर रहा था। शिलाजी तब तक हर सामान को टकटकी लगाए देखती रहती थी जब तक ड्राइवर उन्हें कार में रख नहीं देता था। हर सामान के साथ ही न जाने कितनी यादें जुड़ी थी जिन्हें शिलाजी की आंखों से टपकते आंसू और ज़्यादा ताज़ा कर रहे थे। सारा सामान बाहर निकल गया तब शिलाजी को लगा जैसे किसी ने उनके शरीर से सारी ताकत ही खींच ली हो। उन्होंने आखिरी बार अपने घर को जी भर कर देख लेने की इच्छा से आंखों से आंसू पोंछे और धीमे कदमों से घर का चक्कर लगाया। कितने जतन से बनाया था यह घर उन्होंने। घर की एक एक ईंट गवाह थी उनकी लगन की, उनकी मेहनत की। सर्दी गर्मी या हो बारिश डट कर खड़ी रहती थी वो। सामने वाली सड़क पर मजदूरों के आने से पहले ही आ जाती थी और उनके काम खत्म करने के बाद ही बैठकर चैन की सांस लेती थी। आज से यह घर किसी और का हो जाएगा। उनका अपना कमरा, अपनी रसोई, अपना पूजा का छोटा सा कमरा और प्यारी सी बालकनी। कल तक जो उनका था आज कैसे पल भर में पराया हो गया है। उनके अपने हाथों से पाल पोस कर बड़े किए गए पेड़ पौधे, न जाने कल से इनका क्या होगा। कोई उनकी ठीक से देखभाल करेगा भी या नहीं। यह सब सोचकर तो उन्हें रुलाई ही आ गई। जिस घर के साथ 35 सालों की यादें जुड़ी हों उसे यूं छोड़कर चले जाना क्या कोई आसान काम था। नए मकान मालिक आ चुके थे। कमल ने घर की चाबियां उन्हें सौंप दी। शिलाजी बेबस खड़ी से नज़ारा देख रही थी। काश उनके पति का असमय निधन ना हुआ होता, शिलाजी सोचने लगी। कमल के पिताजी जिंदा होते तो क्या कमल इस मकान को बेचने की हिम्मत कर सकता था? नहीं, कभी नहीं। अकेली रह गई हूँ इसलिए बेटे बहू मुझ पर हावी हो गए हैं। अपने घर को नए मकान मालिक को सौंप शिलाजी अपने बेटे कमल, बहू मालती और पोते प्रथम के साथ जाकर कार में बैठ गई। कार के पीछे वाली सीट पर पोता प्रथम, बहू मालती और शिलाजी बैठे थे। कमल ड्राइवर के बगल की सीट पर बैठा था। दिल्ली की काली लंबी सड़क पर कार दौड़ती चली जा रही थी। आज दिल्ली की सड़कों पर चहल पहल होते हुए भी उन्हें अजीब सा सन्नाटा लग रहा था। आज से पहले उन्हें दिल्ली शहर इतना अजनबी कभी नहीं लगा था। 40 साल पहले जब बिजनौर से उनकी डोली दिल्ली आई थी तब तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो पूरा दिल्ली शहर उनका स्वागत कर रहा हो। अड़ोस पड़ोस सबसे इतना लगाव था कि मायके की याद भी नहीं सताती थी। ईंट और पत्थरों की इमारतें बनवाते बनवाते लगता है यहाँ के लोगों के दिल भी भाव शून्य हो गए हैं। नई पीढ़ी का तो कहना ही क्या। पैसा कमाने की होड़ में अंधाधुंध दौड़ते चले जा रहे हैं। माँ बाप अनाज में लगने वाले घुन जैसे हैं जो घर में पड़े पड़े सारी की सारी दौलत नष्ट कर जाते हैं। यही सोचते होंगे निगोड़े। शिलाजी विचारों के ताने बानों में उलझी हुई थी। तभी प्रथम का अति कोमल स्वर सुनाई दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? शिलाजी ने जवाब दिया, जहाँ समय ले जा रहा है बेटा। इस पर उनकी बहू मालती तुनक कर बोली, मम्मी अभी तो ये मासूम है, इससे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? शिलाजी ने आंखें तरेर कर मालती को देखा और बोली, मैंने कौन सा उसे तोप दागने के लिए कह दिया है? मालती ने शिकायत भरी निगाहों से कमल की ओर देखा। कमल के माथे पर भी त्योरियां चढ़ी हुई थी। सूरज पश्चिम की ओर छुप रहा था। सूरज और शिलाजी के बीच मानो एक बातचीत शुरू हो गई थी। वो मानो शिलाजी से कह रहा था, हर दिन का अंत होता है शिलाजी। आज अंधकार देकर जा रहा हूँ, कल नई सुबह लेकर फिर लौटूंगा। शिलाजी निराश होकर मन ही मन बुदबुदाने लगी, जिसकी आंखों से ज्योति ही छिन जाए उसके लिए प्रकाश क्या और अंधेरा क्या। शिलाजी के अंतर्मन में विचारों की लहरें निरंतर टकरा रही थी। इसी बीच दिल्ली की सीमा समाप्त हो गई। एनसीआर गुड़गांव के टोल गेट पर कार रुक गई। प्रथम ने फिर से सवाल किया, हम कहाँ जा रहे हैं?
कोई बता क्यों नहीं रहा? शीला जी कांपती हुई आवाज़ में बोली। ये तुम्हें क्या बताएंगे बेटा, मैं बताती हूँ। एक पल के लिए शीला जी का गला रूंध गया। वो खुद को संभालते हुए बोली, तेरी दादी बूढ़ों के बोर्डिंग स्कूल जा रही है। प्रथम के लिए यह जवाब भी एक सवाल ही बन गया। उसने भोलेपन से फिर पूछा, बूढ़ों के बोर्डिंग स्कूल? शीला जी बोली, हाँ बेटा, तूने ठीक सुना है, मैं बूढ़ों के स्कूल ही जा रही हूँ। मालती ने फिर से मुंह बिगाड़कर कमल की ओर देखा। शीला जी अभी तक अपने बेटे बहू का बहुत आदर करती थी, लेकिन आज उन्हें परवाह नहीं थी कि उनके व्यवहार और उनके शब्दों का उनकी सास की प्रतिष्ठा पर क्या बुरा असर पड़ेगा। वो बोली, एक अकेली माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। अब तक चुप बैठा कमल बोला, माँ, आप प्रथम के सवालों का जवाब दे रही हैं या हमें ताने मार रही हैं? मालती भी पति के सुर में सुर मिलाकर बोली, 7 लाख रुपया खर्च किया है माँ जी, हमने केवल आपके लिए। शीला जी बोली, ये हिसाब किताब नई पीढ़ी को ही करना आता है। हमने तो न कभी सीखा न ही कभी आंका कि घर के किस सदस्य पर कितना खर्च हो रहा है। शायद पागल ही थे हम लोग, जो बस भावनाओं में बहते रहे। डायरी पर हमें भी खर्च ही लिखना चाहिए था कि आज परिवार की किस सदस्य पर कितना खर्च किया। हिसाब किताब लिखने की जगह हम ये क्या लिखा करते थे। आज कमल ने पहली बार किलकारी मारी, आज उसने पहला कदम ज़मीन पर रखा, आज वो माँ बोलना सीखा। अपनी बात पूरी किए बिना ही वो सुबकने लगी। कमल शीला जी की ओर देखकर बोला, माँ, इस तरह भावुक होने से भला क्या फ़ायदा? शीला जी मन ही मन सोचने लगी कि जब घर बेचकर 70 लाख रुपया मिला हो तो अपनी माँ से हमेशा के लिए पिंड छुड़ाने के लिए सिर्फ एक बार 7 लाख खर्च करना कौन सी बड़ी बात है। उस पर भी यह लोग एहसान जता रहे हैं मुझ पर। कार एक बड़ी ही इमारत के आगे रुक गई। इमारत पर एक बोर्ड लगा था जो रंग बिरंगी बल्ब की रोशनी से जगमगा रहा था। उस पर सुंदर अक्षरों में अंकित था, आपका अपना निवास। ड्राइवर ने कार से नीचे उतरकर कार के दरवाजे खोले। कमल ने शीला जी को सहारा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। शीला जी का मन तो कर रहा था उसका हाथ एक और झटक दे और कहे कि जब माँ को बेसहारा छोड़कर जा ही रहे हो तो कुछ पल का सहारा देने के लिए हाथ आगे क्यों बढ़ा रहे हो। लेकिन मजबूर थी, बिना सहारे के कार से उतर भी नहीं सकती थी। दूसरी ओर से मालती ने आकर थैला पकड़ लिया। शीला जी का मन तड़प गया। वो बोली, रहने दे बहू यह नाटक। वे सब इमारत के अंदर दाखिल हुए। रिसेप्शन में सोफे पर प्रथम और मालती को बैठाकर कमल शीला जी को एक केबिन में ले गया। उसने क्रेडिट कार्ड से कुछ भुगतान किया, फॉर्म पर साइन किया और इन औपचारिकताओं के बाद शीला जी आपका अपना निवास को सौंप दी गई। शीला जी चारों ओर नज़र दौड़ा रही थी। उन्हें नाम के अनुरूप इस आश्रम में अपने घर जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक केयरटेकर जिसका नाम सुकन्या था, शीला जी को कमरे तक पहुंचाने के लिए आ गई थी। और इस सब के बाद अब समय आ गया था शीला जी का अपने परिवार से विदा लेने का। मालती ने सिर पर पल्लू ढककर अपनी सास के पांव छुए। बेटा माँ से गले लगकर बोला, अपना ख्याल रखना माँ। शीला जी ने कहा, यहाँ मेरा है ही कौन जिसे अपने से ज़्यादा समय दूंगी। यह सब देखकर प्रथम के चेहरे पर कई सवाल उभर आए। शीला जी चाहकर भी उनका जवाब नहीं दे सकती थी। शीला जी की अपलक देखती रही अपने परिवार को खुद से दूर होते। शीला जी की भीगी पलकों में अतीत के न जाने कितने बीते लम्हे उभर आए। सुकन्या जी शीला जी को लिफ्ट में चौथी मंजिल के कमरा नंबर 407 में लेकर पहुंची। कमरे में 10 बिस्तर बिछे हुए थे, 10 अलमारियां रखी हुई थी। एक बड़ी मेज़ के इर्द गिर्द 10 कुर्सियां बिछी थी। नंबर गुद्दे थे। शीला जी को 34 नंबर की चीज़ें मिली। सुकन्या ने जब 34 नंबर की चाबियां शीला जी के हवाले की तो शीला जी बोली, हम क्या अपराधी हैं जो हर चीज़ पर नंबर गुदा है। इस पर 30 नंबर वाली कमला जी बोली, छोटी छोटी बातों को क्यों दिल से ले रही हो बहन जी, अपनों ने जो दुख दिया है वो कम है। 27 नंबर वाली कुमुद ने भी कमला जी की बात का समर्थन किया। अब 34 नंबर का बिस्तर ही शीला जी का ठिकाना था, उनका अपना घर और
उनकी अपनी इच्छा से सजी संवरी रसोई, उनका अपना कमरा और कमरे से सटी बालकनी सब गुजरे ज़माने की यादें बनकर रह गए थे। तभी शीलाजी का मोबाइल बज उठा। शीलाजी ने फ़ोन उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, सुकन्या ने उन्हें टोकते हुए कहा, आंटी, आप सिर्फ 4 से 5 बजे के बीच ही अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हैं। बाकी समय आपको अपना मोबाइल का स्विच ऑफ करना होगा। शीलाजी ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए सुकन्या से कहा, मेरे बेटे का फ़ोन है, मुझे बात कर लेने दो। पर इस पर सुकन्या ने कहा, ठीक है, आज आपका पहला दिन है, इसलिए कर लीजिए बात, पर कल से फ़ोन बंद रखिएगा। शीलाजी ने कान से फ़ोन सटाया। दूसरी ओर से कमल की आवाज़ आई, हेलो माँ। अपने बेटे की आवाज़ सुनकर शीलाजी का रोम रोम ऐसे खिल गया जैसे वो वापस अपने परिवारजन के बीच पहुंच गई हो। कमल ने आगे बोलना शुरू किया, फ्लाइट टाइम पर है माँ। शीलाजी ने तुरंत कहा, बहुत अच्छा बेटा, रूस में प्रथम का बहुत ध्यान रखना, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, उसे शहद में मिलाकर अदरक का रस देते रहना। कमल ने कहा, हाँ माँ, आप चिंता न करें। शीलाजी बेटे को बताना चाहती थी कि यहाँ 4 से 5 बजे के बीच ही फ़ोन पर बात करने की इजाज़त है, लेकिन तभी उन्हें फ़ोन पर बहू मालती की आवाज़ सुनाई पड़ी, आप फ़ोन काट दो जी, बुढ़िया का तो लेक्चर बंद ही नहीं होगा। यह सुन शीलाजी के हाथ काँप गए, कान सुन पड़ गए, फ़ोन फिसल कर फर्श पर लुढ़क गया। कुछ देर हेलो हेलो की आवाज़ सुनाई दी और फिर फ़ोन खामोश हो गया। शीलाजी अपने बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन यहाँ की दीवारें तो न जाने कितनी माँओं की सिसकियों सुनते सुनते कठोर हो चुकी थी। आश्रम में रात के खाने की तैयारी चल रही थी। सुकन्या ने कमला से कह दिया था कि वो शीलाजी को हॉल में ले आएं। कमला ने शीलाजी को लाख मनाया, लेकिन शीलाजी खाना खाने के लिए तैयार नहीं हुई। कमला थक हार कर बोली, मैं तो जा रही हूँ बहन जी, मैंने तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लिया है। कमरा खाली हो गया था। सब खाने के लिए हॉल में इकट्ठे हो गए थे। बिस्तर पर बैठे बैठे शीलाजी की झपकी लग गई। शीलाजी वर्तमान से धीरे धीरे अपना दामन छुड़ाकर सपनों की दुनिया में खो गई। पोता प्रथम उनका चश्मा लेकर भाग रहा है, वो उसके पीछे पीछे भाग रही है। प्रथम खिलखिलाकर हंस रहा है, मेरा चश्मा, वो बुदबुदा रही थी। तभी सुकन्या कमरे में आ गई। वो शीलाजी के कंधे को झंझोड़ कर कहने लगी, चश्मा तो आपकी आंखों पर है आंटी। शीलाजी का खूबसूरत सपना टूट गया और वो हकीकत के धरातल पर आ गई। सुकन्या बोली, आंटी खाना खाने चलिए। शीलाजी उदास स्वर में बोली, नहीं, आज मैं अपने परिवार से बिछुड़ गई हूँ, आज मेरी खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। सुकन्या शीलाजी का हाथ पकड़कर कहने लगी, आंटी आप मेरे साथ नीचे चल कर तो देखिए, सब लोग कितने खुश हैं। यहाँ आने वाला हर इंसान अपने परिवार से बिछुड़ा है, पर यहाँ आकर वो बहुत खुश हैं। शीलाजी बोली, सब खुश होने का आडंबर कर रहे हैं, अंदर दिल में सब सन्नाटा समेटे बैठे हैं। तब सुकन्या ने कहा, आंटी आप के न आने से मैनेजर मुझसे नाराज़ हो जाएगा। इस पर शीलाजी बोली, ऐसी बात है तो मैं चलती हूँ। दोनों खाने के हॉल की ओर चल दी। शीलाजी ने देखा, एक बड़ा सा हॉल लगभग 400 बुजुर्ग से भरा हुआ था। शीलाजी तो सहमी सी एक और खड़ी रह गई। शीलाजी को अचानक पीछे से आकर किसी ने कहा, अरे शीला भाभी, आप भी यहाँ। शीलाजी ने पीछे मुड़कर देखा। 10 साल पहले उनके पड़ोस में रहने वाले कर्नल रणजीत सिंह खड़े थे। शीलाजी ने हैरानी से कहा, कर्नल साहब आप यहाँ कैसे? रणजीत सिंह ने हंसते हुए बताया, जैसे आप यहाँ वैसे हम भी यहाँ, सब एक ही कश्ती में सवार भाभी। शीलाजी ने पूछा, बहन जी और बच्चे कहाँ हैं भाई साहब? रणजीत चेहरे पर आई उदासी को छुपाने के लिए मुस्कुराने लगे, फिर बोले, भाभी सुधा जीवन भर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही, पर 2 साल पहले उसके कदम लड़खड़ा गए। शायद मेरी ही गलती थी। हर मोड़ पर मैं लेडीज फर्स्ट कहकर उसे आगे करता रहा। ईश्वर को लगा मेरी ऐसी ही भावना है और सुधा को मुझे
पहले ही बुला लिया। बच्चे विदेश में जाकर बस गए हैं। मेरे पास आकर रहने का समय बच्चों के पास है ही नहीं और ना ही वो लोग मुझे अपने साथ रखकर अपनी आज़ादी में खलल डालना चाहते हैं। हाँ, मेरे खर्चे के लिए रुपए भेजते रहते हैं, पर अकेला घर मुझे काट खाने को दौड़ता था, इसलिए बच्चों ने मेरे रहने का इंतज़ाम यहाँ कर दिया ताकि मेरा मन लगा रहे। यह सुनकर शीलाजी की आंखें भर आई। रणजीत ने कहा, चलो भाभी, खाना खाते हैं। रोटी ठंडी हो जाएंगी तो चबाना मुश्किल हो जाएगा। उधर कमला कब से अपने पास रखी खाली कुर्सी पर बैठने के लिए शीलाजी को बुला रही थी। शीलाजी कमला के पास जाकर बैठ गई। उन्होंने अनमने मन से थोड़ा सा खाना ले लिया। रविवार होने के कारण भोजन के बाद 2 घंटे संगीत का कार्यक्रम भी चला। उसके बाद सभी अपने कमरों में लौट आए। बिस्तर पर लेटे कुछ बतियाने लगे, कुछ खर्राटे भरने लगे और कुछ रात की काली स्याही में रोशनी की किरण ढूंढने लगे। शीलाजी की रणजीत सिंह से हुई 2 मिनट की भेंट उनके विचारों को 10 साल पीछे ले गई। कितना मेल मिलाप था दोनों परिवारों के बीच। यादों की गलियों में घूमते घूमते उन्हें नींद आ गई। 2 घंटे बीते होंगे कि किसी की सिसकियों की आवाज़ से उनकी नींद खुल गई। उन्होंने पास रखी मेज से अपना चश्मा उठाया। अपने बिस्तर पर बैठकर वो इधर उधर देखने लगी तो ऊँघती हुई कमला बड़बड़ाई, सो जाइए बहन जी, कुमुद तो हर रात ऐसे ही सिसकती है। इस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, कल तुम्हें बताऊंगी। आश्रम में शीलाजी की पहली सुबह। अपना घर होता तो रसोई में जाकर एक कड़क चाय का प्याला बनाती और सूरज की सुनहरी किरणों को बालकनी में बैठकर निहारती। गमले में लगे तुलसी के पौधे से पीले पत्ते अलग करती, समाचार पत्र का इंतजार करती। लेकिन यहाँ तो सुना है 8 बजे चाय मिलेगी, योगा करना होगा, नहा धोकर हॉल में जाना ही होगा। यहाँ की दिनचर्या के सभी आदी हो चुके थे। इसमें इच्छा कम और बेबसी ज़्यादा नजर आती थी। नाश्ते के बाद कुछ देर एक दूसरे को जानने का बातें करने का अवसर दिया जाता था। शीलाजी और कमला दूर एक कोने में बैठ गई। कमला ने ठंडी आह भरकर कुमुद की दर्द भरी कहानी सुनानी शुरू की। एक बेटा है कुमुद का, बहुत कम उम्र में ही पति का साथ छूट गया था। जैसे तैसे कुमुद ने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल कर दिया कि उसे अच्छी नौकरी मिल जाए। उसे विदेश में अच्छी नौकरी भी मिल गई। जल्दी ही बेटे की शादी भी हो गई। एक दिन वो कुमुद से बोला, माँ, यहाँ का मकान बेचकर विदेश चलते हैं। कुमुद ने अपनी रजामंदी दे दी। मकान बिक गया और विदेश जाने का दिन तय हो गया। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुमुद का परिवार पहुंच गया। बेटे ने मां से बाहर ठहरने के लिए कहा। पत्नी को साथ लेकर वो हवाई अड्डे के अंदर चला गया। कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब वो लौट कर नहीं आया तो कुमुद ने घबरा कर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने बेटे और बहू के नाम से पड़ताल की तो पाया कि दोनों उसे छोड़कर अमेरिका की उड़ान भर चुके हैं। कुमुद को विश्वास ही नहीं हो रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से लिए गए फुटेज दिखाए। तब बेचारी को ऐसा सदमा लगा कि पूछो मत। शीलाजी ने कमला से पूछा, कुमुद इस आश्रम में कैसे आई? यह तो प्राइवेट आश्रम है। यहाँ तो 7 लाख रुपए की बड़ी रकम देनी पड़ती है। कमला ने धीरे से कहा, कर्नल साहब ने अखबार में कुमुद के बारे में खबर पढ़ी तो उन्होंने ही रुपया दिया है। यह बात उन्होंने कुमुद को बताने के लिए मना किया है। आप भी कुमुद को यह बात मत बताना। कमरे में वापस जाने का आदेश मिल चुका था। शीलाजी को यहाँ आए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे। इन 24 घंटों में शायद ही कोई पल आया हो जब शीलाजी को अपना घर याद न आया हो। औरत इतनी बेबस क्यों हो जाती है? जब पिता के घर में होती है तब पिता की इच्छा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। पति के घर में आती है तो उसकी इच्छा के विपरीत नहीं जा सकती। बेटा बड़ा होते ही माँ को निर्देश देने लग जाता है। औरत हर प्रकार से सक्षम होते हुए भी असक्षम क्यों बन जाती है? यह उसकी शारीरिक दुर्बलता है, मानसिक विफलता है या त्याग की भावना? समय भी कहाँ से कहाँ ले जाता है इंसान को। शीलाजी विचारों में खोई हुई थी कि कमला धमक से आकर उनके पास पलंग पर बैठ गई। वो शीलाजी से बोली, अपने घर के बारे में क्यों सोचती रहती हो? शीलाजी की निगाहें खिड़की के बाहर चली गई, जैसे वो दूर मकानों के बीच अपना घर तलाश रही हो।
वो कमला से कहने लगी, अपना घर आखिर अपना ही होता है कमला। इस पर कमला बोली, देखना एक दिन मैं तुमसे कहलवा कर ही रहूँगी कि ये आश्रम घर से ज़्यादा अच्छा है। कमला की बात सुनकर शीलाजी बस मुस्कुरा दी। 4 महीने इसी तरह बीत गए। शीलाजी और कमला की दोस्ती गहराती रही। इतना समय बीतने के बाद भी शीलाजी अपने घर की यादों से बाहर नहीं निकल सकी थी, पर कमला अपनी बात पर अडिग रही कि हम अपने घर से ज़्यादा खुश यहाँ हैं। शीलाजी ने अक्सर कमला को एक कागज़ के टुकड़े को निहारते देखा था। कोई पास आता था तो कमला झट से उस कागज़ को मोड़कर अपने पल्लू में बांध लेती थी। वो पल्लू के कोने को अपनी मुट्ठी में दबाकर सोती थी। शीलाजी कभी कभी कमला से मजाक में कहती थी, किसका प्रेम पत्र छुपा रही हो। कमला तुरंत कोई दूसरी बात छेड़ देती थी। आज एकादशी का दिन था। कुछ औरतों ने व्रत रखा था। सुकन्या ने आकर बताया कि प्रताप क्लब की ओर से फल बांटे जा रहे हैं। सुनते ही सब नीचे जाने की तैयारी करने लगी। शीलाजी बिस्तर पर लेटी थी। कमला ने कहा, नीचे नहीं चलोगी? इस पर शीलाजी बोली, नहीं, पूरी जिंदगी तो दान पुण्य करती रही, अब औरों के आगे हाथ फैलाना क्या अच्छा लगेगा। इस पर कमला बोली, शाम तक भूखी बैठी रहना, यहाँ व्रत वालों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद कमला 4 केले लेकर लौटी। उनका मुंह फीका पड़ गया था। उन्होंने 2 केले शीलाजी को देते हुए कहा, न जाने कैसे कैसे लोगों को भेज देते हैं क्लब वाले। अपने 2 केले लेने के बाद मैंने तुम्हारे लिए भी 2 केले मांग लिए। जानती हो बहन, मुझे उस लड़के ने क्या कहा? शीलाजी ने पूछा, क्या कहा? कमला पल्लू से अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, बहन जी, उसने कहा, बुढ़िया शर्म नहीं आती, कब्र में पैर लटक रहे हैं पर अभी तक लालच नहीं छोड़ा। यह सुनकर शीलाजी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो बोली, जाने दो कमला, ऐसा कहकर उसने अपनी जुबान ही गंदी की है। कमला अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। शाम की चाय का समय हुआ। शीलाजी कमला के पलंग के पास गई। पलंग पर सटी मेज पर केले अभी भी वैसे के वैसे ही रखे थे। शीलाजी ने कमला का कंधा हिलाया और बोली, मुझे तो केले खिला दिए, तुम्हारे तो केले अभी तक ज्यों के त्यों रखे हैं। शीलाजी को जब अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला तो वो दक सी रह गई। उनकी सबसे प्यारी सहेली कमला चिर निद्रा में सो चुकी थी। कमला जिस कागज़ को पल्लू में बांध कर रखती थी, आज उसने वो कागज़ अपने सीने से लगा रखा था। शीलाजी ने धीरे से उस कागज़ को निकाला। कागज़ के टुकड़े को देखकर शीलाजी की आंखें भर आई। जो कमला हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी और उनसे कहती थी कि वो यहाँ बेहद खुश है, उन्हें अपने घर की बिल्कुल याद नहीं आती, आज उनका राज खुल चुका था। उस कागज़ के टुकड़े पर कमला जी के घर की तस्वीर थी, जिसकी नेम प्लेट पर बड़े बड़े काले अक्षरों में साफ साफ लिखा दिख रहा था, कमला भवन। कमला के जाने के बाद तो शीलाजी बेहद उदास और एकदम चुप रहने लगी। एक दिन शाम को शीलाजी कमरे में बैठी बेहद उदास नज़रों से खिड़की से बाहर देख रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी का मकसद ही कहीं खो गया है। तभी कर्नल रणजीत सिंह उनके पास आए और बोले, भाभी, ज़िंदगी का अंत इस तरह अकेलापन में नहीं होना चाहिए। हम सब यहाँ एक दूसरे के साथ हैं, एक परिवार की तरह। इस बात ने शीलाजी के दिल को कुछ हद तक सांत्वना दी। अगले दिन आश्रम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया, जहाँ उनके भी ज़्यादा उम्र के लोगों ने अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें देखकर शीलाजी को पहली बार लगा कि शायद जीवन में अभी भी कुछ रंग बाकी हैं। वो भी धीरे धीरे आश्रम की गतिविधियों में शामिल होने लगी। उन्होंने अपने पुराने हुनर जैसे कि बुनाई और सिलाई को फिर से शुरू किया और धीरे धीरे आश्रम की दूसरी बुजुर्ग महिलाओं का सहारा बनने लगी। एक दिन शीलाजी के पोते प्रथम का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में मासूमियत और बेचैनी थी। उसने कहा, दादी, मम्मी पापा ने कहा कि आपको वहाँ आपके बोर्डिंग स्कूल में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे तो आपका घर बहुत याद आता है। यह सुनकर शीलाजी की आंखों में आंसू आ गए। प्रथम ने आगे कहा, दादी, मैं बड़ा होकर आपको घर वापस ले आऊँगा, आप मेरा इंतज़ार करोगी ना? शीलाजी भरे गले से बोली, हाँ बेटा, ज़रूर करूँगी।
बस तुम मुझे याद रखे, इतना ही बहुत है। उस दिन से शिलाजी ने अपनी बाकी की ज़िंदगी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में बिता दी। उन्होंने खुद को कमज़ोर समझना छोड़ दिया और हर दिन को एक नए सवेरे की तरह जीने लगी। उनकी इस नई जीने की इच्छा को देखकर आश्रम के भी सभी बुजुर्गों में जीने की नई चाहत आ गई। शिलाजी ने अपने दुख को ही अपनी ताकत बना लिया और दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। उनके हौसले और स्नेह से भरे जीवन ने ये साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, जिंदगी हमेशा जीने लायक होती है। इस तरह शिलाजी ने अपने आंसुओं को मुस्कान में बदलकर एक नई शुरुआत की, जहां उनके सपनों का घरौंदा फिर से जिंदा हो उठा। इस बार सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि रिश्तों और सच्चे प्यार का। थैंक यू।